छोटे से गांव में राघव नाम का एक नेता रहता था जो गांव का मुखिया था। वह बहुत ही लालची था। दिन रात बस धन की तलाश में ही रहता था और लोगों से रिश्वत भी लिया करता था। मुखिया जी, मेरा इंदिरा आवास नहीं है, आप मांगा देते तो मैं अपना भी घर बनवा लेता। अरे पहले पैसे देने होते हैं ना, उसके लिए पैसे लेकर आओ। तुम्हें इंद्र आवास पास करा दूंगा, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मुखिया जी, हम लोगों ने आपको वोट दिया था ना। हाँ, तो क्या तुमने पैसे नहीं लिए थे? तुमको भी तो पैसे मैंने दिए थे ना, तो मुझे भी पैसे चाहिए। वह बेचारा चुपचाप वहां से निकल गया। बेकार मैं इनसे बोलने आया हूँ। वह अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी और बीवी से सारी बात बताए। हाँ, तो इसमें तो आपका भी गलती है ना। वोट के समय तो आप खुद ही पैसे लेने में तेज थे। अब जो 500 रुपए के लिए 15,000 दो, अब जाकर उनको। तुम ही ना तेज बने थे, मैंने बोला था तेज बनने के लिए। उसे आदमी को भी लगने लगा कि पैसे लेकर वोट नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ दूर बगल में एक कुआं का काम चल रहा था। कुछ लोग मिलकर के कुआं को खोदने में लगे हुए थे। पहले दिन तो बहुत सारे आदमी मिलकर कुआं को खोदने रहे थे, पर कुआं को बहुत ही अंदर तक खोदना था, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा था। सुबह से शाम हो गई, पर कुआं का खुदाई खत्म नहीं हुआ। शाम हो गई थी, इसलिए सब कोई घर चले गए। अगले दिन सुबह होते हैं फिर से कुआं का काम शुरू हो गया। शाम होते ही जैसे ही कुआं का खुदाई खत्म होने वाला था, उसमें से कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये चमकती हुई चीज आखिर है क्या? फिर सबने मिलकर के अच्छे से खोद करके उस चमकती हुई चीज को निकाले। निकलते ही सब हक्का बक्का रह गए। सबके अंदर एक खुशी की बहुत अच्छी लहर आ गई और कुआं का जो मालिक था वह भी बहुत खुश हुआ कि मेरे खेत में से इतना सारा सोना निकला है। अब तो मुझे पूरे जिंदगी काम नहीं करना होगा। फिर उसने पूरे लोगों को बोला। कि तुम सबको आज मैं कुछ ज्यादा भी इनाम दूंगा। तुम सब क्या करो कि सोने को लेकर के मेरे घर पर रख दो। सब दुखी हुए कि अगर या नहीं रहता तो ये सोना हम लोग का हो जाता। हम लोग किसी को बताते भी नहीं और हम लोग को जिंदगी में कभी काम भी नहीं करना पड़ता। पर सब मजबूरी में जाकर के सभी सोने को जमींदार के घर पर पहुंचा दिए। पर यह खबर इतनी फैलने लगेगी, कुछ देर में ही गांव के मुखिया राघव को पता चल गया। और मुखिया तो पहले से ही लालची था। उसने सोने का नाम जैसे ही सुन, उसने पूरे सोना को अपने कब्जे में लेने का सोचा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। क्यों ना मैं इन लोगों को सरकारी सोना का नाम बताकर मैं सारा सोना अपने पास ही रख लूं। फिर वह अगले दिन सुबह होते ही जमींदार के घर पर पहुंचा। क्यों जमींदार, मैंने सुना है कि तुम्हारे कुएं से सोने निकला है। हाँ हाँ मुखिया जी, मेरे जमीन से तो निकला है। हाँ, अच्छा है, अब इस गांव का भला हो जाएगा। क्यों भला क्या होगा? इससे तो बस मेरा भला होगा। अरे नहीं, जो भी सोना निकलता है उसे पर सरकार का हक होता है। अगर तुम सोना नहीं दोगे तो मैं सरकार को बता दूंगा कि तुम्हारे खेत से सोना निकला हुआ है। फिर सरकार पूरा तुम्हारा सोना जब्त कर लेगी। अरे मुखिया जी, कुछ कीजिए ना, आप कैसे भी करके यह सोना बचा लीजिए। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ये सारा सोना में से थोड़ा सा इसे दे दूं और अगर सारा ले लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम क्या करो कि जितना भी सोना है उसमें से 70% मुझे दे दो और 30% तुम रख लो, तभी मैं सरकार को नहीं बताऊंगा। वह आदमी घबरा गया और सोचा कि 30% ही सही, अगर नहीं माना तो थोड़ा सा भी नहीं रहेगा।
उसने सोना देने के लिए राजी हो गया। ठीक है, तो मैं कल आकर तुमसे ये सोना लेकर जाऊंगा। मुखिया जी, जैसी आपकी इच्छा। पर जमींदार का बेटा बाहर में पढ़ाई करता था। वह एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। आज शाम को ही घर आने वाला था। वह शाम को घर पहुंचा तो उसके पापा देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा, तुम्हारे आने की खुशी तो है, पर एक बात का गम भी है। क्या है पिताजी? मुझे बताइए, कहीं मैं उसे समस्या का कोई हल ढूंढ सकूं। फिर मुखिया ने उसे सारी बात बताई, सोने वाली। ये सब सुन करके जमींदार का बेटा बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोना निकलता भी है तो उसे पर सरकार का थोड़ा सा हक होता है। बाकी सारा तुम्हें मिल जाएगा, और जितना भी सरकार सोना लेता है उसका पैसा भी देता है। अच्छा, तो ऐसा बात है। मुझे तो मुखिया मूर्ख बना रहा था। पिताजी, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना इस मुखिया को हम लोग सबक सिखाया जाए और इसके मुखिया पद से भी हटा दिया जाए, या पूरे गांव को लुटा रहता है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, पर इसको हटाने के लिए क्या ही कर सकते हो तुम? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो वकील है, मैं उससे बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अभी आराम करो। फिर वह अपने कमरे में गया और अपने दोस्त को फोन लगाकर बात करने लगा। फिर उसने सारी बात बताई जो उसका गांव में घटी हुई थी। भाई तुम घबराओ मत, मैं इस मुखिया का मुखिया को हटा कर रहूंगा। भाई मैं कल सुबह उसके आने से पहले तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तुम ज्यादा सोचो मत, आराम करो, क्योंकि यहाँ से जाकर थक गए होंगे। ठीक है भाई, मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे दोस्ती में इतना चलता है, शुक्रिया किस बात का देते हो भाई? फिर जमींदार का बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन सुबह होते हैं उसका दोस्त वहां पर आ गया। भाई तुम जल्दी से एक काम करो, इसने गांव से जितने भी लोग से रिश्वत लिए हुए हैं उन सभी को बुलाओ और उन लोगों का बयान ले लो, एक कमरे में रिकॉर्ड करके। ठीक है भाई, मैं अभी ही जाकर सबको बुलाकर लाता हूँ। उसने अपने पापा से बोले। उसके पापा ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके लाया। सभी लोग कैमरे के सामने में अपनी अपनी समस्याओं को बताएं। जमींदार का बेटा उन सभी के बातों को कैमरे में कैद कर लेता है और मुखिया के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मुखिया आता है, अरे कहाँ हो तुम, आओ, बाहर में आ गया। एक दो आदमी को भी लेकर आया हूँ उठाकर ले जाने के लिए। जल्दी आ भाई, जल्दी आओ। तभी जमींदार घर से बाहर आया। अच्छा, थोड़ा देर तो इंतजार कीजिए। फिर मुखिया ने सोने की बात करने लग जमींदार से। जमींदार का बेटा चुपचाप होकर कैमरा से उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। तब तक घर में से वह वकील बाहर आया। अरे भाई, ये कौन है आदमी जो तुम्हारे घर में आया हुआ है? कोई नहीं, मेरे बेटे का दोस्त है और वकील भी है। जैसे ही मुखिया ने सुना कि यह तो वकील है, इसके तो मानो हालत खराब हो गई। तभी वहां पर पूरे गांव के लोग और जमींदार का बेटा कैमरा लिए हुए आ गया। मुखिया, अब तुम्हारा बचाना तो नामुमकिन है, क्योंकि मैंने सारी बात रिकॉर्ड कर लिया और गांव के जितने भी लोग का रिश्वत लिए थे सभी लोग का बात भी मैं कमरे में रिकॉर्ड कर ली है। अब तुमने जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, तुमने जितने भी लोगों के साथ गुनाह किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और तुम्हारी मुखिया भी मैं हटवा ही दूंगा। अरे भाई, लोग मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कोई गलती नहीं करूंगा। अरे तुम गलती करो या ना करो, तुमने जो किया है उसका सजा तो पहले ले लो। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं आ गया, क्योंकि मुझे वकालत करते हुए कुछ ही दिन हुई है और मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना केस मिले उतना तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं तुम्हारे जैसे आदमी को तो ढूंढता रहता हूँ। अरे बेटे, मुझे अपना पिताजी ही समझकर माफ कर दो।
माफ तो मैं कर देता, पर तुम्हारी काम ही कुछ ऐसी है जो माफ नहीं कर सकता। अब तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। गांव वालों से बहुत माफी मांगी, पर गांव वाले कोई नहीं सुने।